ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू किया जाए न्यू वीडियो। वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ बोटनी। हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। जो वनस्पति विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोटनी कहते हैं। आप बोटनी के हम फादर आपको बताए थे, याद है कि नहीं आपको? बोटनी के हम फादर बताए थे आपको, थियोफ्रेस्टस। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन आते रहता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। बोटनी के फादर कौन हो गए? थियोफ्रेस्टस। अब देखिए, अगर पहला क्वेश्चन जो है वो है घास विज्ञान। पहला क्वेश्चन क्या है? घास विज्ञान। घास हम लोग जानते हैं, घास जो है, अगर घास के बारे में देखा जाए तो घास प्लांट किंगडम के किस में बिलोंग करता है? तो घास जो है वो एंजियोस्पर्म में बिलोंग करता है। एंजियोस्पर्म में बिलोंग करता है। और एंजियोस्पर्म को फिर आगे दो पार्ट में बांटा जाता है, मोनोकॉट और दूसरा कौन है? डाइकॉट। ये सब याद रखिएगा बेसिक कंसेप्ट। तो घास जो है वो मोनोकॉट में बिलोंग करता है। घास किस में बिलोंग करता है? क्वेश्चन आपको क्या क्या आ सकता है कि घास किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? तो घास प्लांट के एंजियोस्पर्म में बिलोंग करता है। एंजियोस्पर्म के किस में? मोनोकॉट में बिलोंग करता है। मोनोकॉट क्या होता है? जिसके सीड कोट को अगर हम लोग हटाएंगे तो एक सीड निकलेगा, तो वो होगा मोनोकॉट। एग्जाम्पल में आप लोग गेहूँ देखे होइएगा, वीट देखे होइएगा, या फिर राइस, धान। ये क्या हो गया? मोनोकोट। डाइकोट का एग्जाम्पल क्या हो गया? जितना भी लेगुमिनियस फसल है, लेगुमिनियस फसल मतलब दलहन फसल, जैसे कि आपका जो भी पल्स है, जैसे मूंग का दाल आप लोग खाते होइएगा, रहरी का दाल खाते होइएगा, वो सब डाइकोटिलीडोन है। चना है, चना के ऊपर का सीड कोट हम लोग हटाते हैं तो कितना कोटिलीडोन निकलता है? 2। ठीक, समझ गए होइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? तो घास विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घास विज्ञान को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। इस विज्ञान के हम लोग इस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ते क्या है? घासों का अध्ययन करते हैं। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग घासों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्गोलॉजी के अंतर्गत हम लोग एल्गी का स्टडी करते हैं। एल्गी क्या है? स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी। देखिए, एल्गी आपको याद होगा, अभी बताएं, एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम में बिलोंग करता है। प्लांट किंगडम में एल्गी बिलोंग करता है। और एल्गी जो है वो प्लांट किंगडम को 5 पार्ट में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक, तो थैलोफाइटा में कौन बिलोंग करता है? एल्गी बिलोंग करता है। ठीक, अब एल्गी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लें। एल्गी जो है वो यूनिसेलुलर है। ठीक, याद रखिएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एल्गी। और दूसरा पॉइंट क्या? एल्गी आप लोग देखे भी होइएगा, कहीं अगल बगल में घर में काई लग जाता है। ठीक, तो काई कौन है? एल्गी ही है। एक काई लग जाता है जिसको हम लोग स्पाइरोगैरा कहते हैं, वो क्या है? एल्गी ही है। ठीक, हो गया बात। अब दूसरा पॉइंट क्या है? एल्गी का जो बॉडी है वो थैलस लाइक रहता है। थैलस लाइक रहता है कहने का मतलब, जैसे हम लोग किसी भी प्लांट के रूट, स्टीम, लीफ को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, अलग अलग कर पाते हैं, लेकिन एल्गी के बॉडी को हम लोग कहाँ? एल्गी के बॉडी अभी बताए हैं। एल्गी का एग्जाम्पल हो गया आपका स्पाइरोगैरा। तो क्या आप लोग स्पाइरोगैरा के बॉडी को रूट, स्टीम, लीफ में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो वैसा प्लांट जिसके बॉडी को रूट, स्टीम, लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सके, ऐसे प्लांट बॉडी को थैलस लाइक बॉडी कहा जाता है। इसका एग्जांपल अभी बताया, स्पाइरोगैरा हो गया। स्पाइरोगैरा मतलब क्या हो गया? काई हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी। स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी। इसके अलावा ये प्लांट किंगडम का पहला पार्ट है। इसके अलावा प्लांट किंगडम को थैलोफाइटा में एल्गी बिलोंग कर गया। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाटोमी। देखिए, एनाटोमी क्या है? एनाटोमी साइंस का या बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग शरीर के अंदर के ऑर्गेन या स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। शरीर के ऑर्गेन का, इंटरनल ऑर्गेन का अध्ययन करना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एनाटोमी। अब इंटरनल ऑर्गेन का अध्ययन करना मतलब क्या?
इंटरनल ऑर्गन मतलब स्टोमच का पोजीशन कहाँ है, किडनी का पोजीशन कहाँ है, लीवर कहाँ पे है। तो स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज नोन एज एनाटॉमी। जैसे हम लोग अंदर शरीर के अंदर का ऑर्गन का स्टडी करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो हम लोग का स्टोमच है वो हम लोग के एब्डोमेन में लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, कौन, एनाटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथोलॉजी। देखिए एंथोलॉजी मतलब पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों का अध्ययन मतलब फ्लावर का अध्ययन। अब देखिए फ्लावर का अध्ययन करना अर्थात पुष्पों का अध्ययन करना बायोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। अब देखिए फ्लावर का बात हो रहा है तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। जैसे हम लोग के प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, फ्लावर होता है, ठीक। जैसे ह्यूमन में देखा जाए तो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस हो गया, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी हो गया। सिमिलरली प्लांट में फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसी को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कह सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब अगला बात है प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा प्लांट में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल में रिप्रोडक्टिव जो सेक्स सेल है वो कौन हो गया, पॉलन ग्रेन, और मेल में पॉलन ग्रेन और फ्लावर में ओवरी हो गया, ठीक, ओवरी हो गया। अब ओवरी के अंदर जो सेक्स सेल होता है वो कौन है, एग है, याद रखिएगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया फ्लावर में ओवरी, रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल हो गया एग। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया स्टेम, फिलामेंट और एंथर, याद रखिएगा फिलामेंट और एंथर। रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल कौन हो गया, तो पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक। अब प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन होता है तो देखिएगा प्लांट के फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन होता है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा ऊपर में लिखे हैं स्टिग्मा, बीच में लिखे हैं स्टाइल, नीचे में लिखे हैं ओवरी, ठीक। अब ट्रिक है याद करने का, माँ हमेशा कौन होगी, फीमेल ही होगी। स्टाइल देखिएगा एक ट्रिक है बस, स्टाइल जो लड़का ज़्यादा मारेगी कि लड़की, तो लड़की ज़्यादा स्टाइल मारेगी। और ओवरी तो हम लोग को सबको पता है कि ओवरी जो है वो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, तो आसानी तरीके से याद हो जाएगा। ये कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन हो गया, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक, याद रहेगा। और इसका एक पता है एंथर, ऊपर लिखे हैं एंथर और नीचे लिखे हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट क्या हो गया, प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया एंथर और फिलामेंट, और फीमेल हो गया स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक। सेक्स सेल बात किया जाएगा तो पॉलन ग्रेन, अगर उसमें बात किया जाएगा सेक्स सेल तो एग सेल, ठीक, याद रहेगा आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरियोलॉजी, जिसको जीवाणु विज्ञान भी कहा जाता है। देखिए जीवाणु मतलब जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। अब देखिए बैक्टीरिया जो है वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया कैसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर को हिंदी में एक कोश से किए कहा जाता है। अब देखिए बैक्टीरिया 5 किंगडम में किस में बिलोंग करता है, मोनेरा में बिलोंग करता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया, याद होगा आप लोग को। अब बैक्टीरिया को फिर से मतलब अर्थात मोनेरा क्लास को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ए से लिखे आर्की बैक्टीरिया, इस साइड लिखे हैं यू बैक्टीरिया, ठीक, याद रहेगा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। दूसरा बात है ये जो बैक्टीरिया है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल होता है। इसका एक और है माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा जो है मतलब बैक्टीरिया में ही का ही एक टाइप है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा देखिए जनरली बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है। जनरली बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसको PPLO भी कहा जाता है। PPLO का फुल फॉर्म हो गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोले, एक और बार सुनिएगा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को ही कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है माइकोप्लाज्मा के बारे में कि अभी तक का स्मॉलेस्ट सेल जो अभी तक का पता चला है वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। अर्थात माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कोई अगर आपसे पूछेगा तो PPLO या माइकोप्लाज्मा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है,
आपका ब्रायोलॉजी। देखिए ब्रायोलॉजी में हम लोग किसका स्टडी करते हैं, ब्रायोफाइटा का स्टडी करते हैं। ब्रायोफाइटा अभी आपको बताएं कि प्लांट किंगडम को मेनली 5 पार्टों में बांटा गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, तो थैलोफाइटा का अभी बताया है कि प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं है। ब्रायोफाइटा का बॉडी में रूट स्टेम लीफ में डिफ्रेंशिएट, तो वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है। क्या डेवलप हो जाता है, वैस्कुलर सिस्टम डेवलप हो जाता है, लेकिन सीड वगैरह ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। ठीक, वही लिखे हैं, टी फॉर थैलोफाइटा, बी फॉर ब्रायोफाइटा, पी फॉर ट्रेडोफाइटा, जी फॉर जिम्नोस्पर्म एंड ए फॉर एंजियोस्पर्म। ब्रायोफाइटा के बारे में और भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहे, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो एम्फीबियन होता है वो धरती पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, अर्थात वह एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है। तो ब्रायोफाइटा को भी अपने ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने लाइफ स्पैन को जीने के लिए धरती भी चाहिए और पानी भी चाहिए। जब ब्रायोफाइटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसके लिए उसको पानी चाहिए। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट ये याद रखिएगा, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, ये याद रखिएगा। अब देखिए थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है वो सबसे लेटेस्ट प्लांट है। अभी जो हम लोग का प्लांट किंगडम का जो सबसे लेटेस्ट कहा जाए या सबसे डेवलप्ड कहा जाए वो कौन है, वो एंजियोस्पर्म है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, कैसिडोलॉजी। सॉरी, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैसिडोलॉजी। देखिए कैसिडोलॉजी में हम लोग प्लांट में जो डिजीज हो जाता है, नहीं देखिए होइएगा पत्ता है, जैसे ये पत्ता हम बना रहे हैं, तो पत्ता में लीफ में देखिए होइएगा एक छोटा छोटा गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, तो गांठ जैसा जो स्ट्रक्चर बन जाता है उसको गॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, गॉट, GOUT, गॉट कहा जाता है। ठीक, तो जैसे ये रेड कलर का ऐसा ऐसा रेड कलर का थोड़ा गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, तो इसी गांठों के बारे में स्टडी करना, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये हम लोग किसके अंतर्गत स्टडी करते हैं, कैसिडोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक, देखिए गांठ जो है जिसको ट्यूमर भी कहा जाता है, ट्यूमर पढ़े होइएगा। ट्यूमर जो है जैसे एनिमल में ट्यूमर होता है तो कैंसर डिजीज होता है, सिमिलरली प्लांट में भी, पादप में भी, प्लांट को हिंदी में पादप कहा जाता है, तो पादप में कैंसर का अध्ययन करना है कि किस प्रकार कैंसर होता है, क्या उसका इलाज है या क्या उससे किया जा सकता है, इसी को हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, इसको हम लोग कैसिडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं। देखिए क्रोनोलॉजी जो वर्ड है ना, जो क्रोनोलॉजी जो अभी इसको भी सर्कल में डाले हैं, क्रोनोलॉजी मतलब होता ही है एज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, एज से रिलेटेड। तो यहाँ डेंड्रोक्रोनोलॉजी में क्या है कि किसी भी पेड़ पौधे का आयु का कैलकुलेट करें कि ये जो हमको पेड़ जो प्राप्त हुआ है, अब फॉसिल्स के रूप में पेड़ प्राप्त हुआ, हो सकता है कोई दबा हुआ पेड़ प्राप्त हुआ, तो ये हम लोग को पता चलता है। अब अधिकतर कोई पेड़ कितना साल पुराना है, ये कार्बन डेटिंग के मदद से एग्जैक्ट पता चल जाता है कि ये जो पेड़ पौधा है ये कितना साल पुराना फॉसिल्स है। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म, या फिर एक तो कार्बन डेटिंग हो गया, एक अभी लिखे हैं एनुअल रिंग। एनुअल रिंग क्या होता है, इसमें जैसे आप लोग कभी भी पेड़ कटे हुए देखे होइएगा तो उसमें गोल 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 राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखा होगा। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, हो सकता है किसी में जैसे एक राउंड हो गया, फिर ये दूसरा राउंड हो गया, फिर ये तीसरा राउंड हो गया, ऐसा देखे होइएगा कोई भी पेड़ कटता है ऐसा राउंड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। ये राउंड स्ट्रक्चर मतलब एक रिंग, यहाँ पे एक रिंग बताता है 1 ईयर का, तो यहाँ पे कितना रिंग है, यहाँ पे 3 रिंग है, तो 3 रिंग है तो ये पेड़ कितना साल पुराना होगा, 3 साल पुराना होगा। तो इससे भी हम लोग पेड़ के जो बड़ा बड़ा प्लांट है, बड़ा बड़ा जो पौधा है, जो बड़ा बड़ा ट्री है, उसके एज का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसके, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों के आयु का अध्ययन
किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डेंड्रोलॉजी। अब देखिए डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन करते हैं। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन हम लोग ट्री एवं झाड़ियों को इंग्लिश में श्रब कहा जाता है। श्रब का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? डेंड्रोलॉजी का वृक्ष हो गया आपका, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, ये सब वृक्ष हो गया। झाड़ी क्या हुआ? जैसे अड़हुल का फूल का जो पेड़ हो गया, गुलाब का पेड़ हो गया, ये झाड़ी हो गया। इसका अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इकोलॉजी। इकोलॉजी में देखिए दोस्तों, इकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, अगर इंग्लिश में कहा जाए तो इकोलॉजी डील्स वाइटल कनेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। अर्थात इसका हिंदी हुआ, इकोलॉजी में हम लोग ये जानते हैं, पढ़ते हैं कि कैसे कोई भी पेड़ हम लोग को किस प्रकार महत्वपूर्ण है, कैसे कोई पेड़ हम लोग को फायदा पहुंचा रहा है, किस प्रकार वो हम लोग को फायदेमंद है, हम लोग किस प्रकार उससे जुड़े हुए, इसका स्टडी हम लोग इकोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक बोटनी। इकोनॉमिक बोटनी में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे कोई पौधा जो है, कैसे कोई पेड़ जो है वो हम लोग के लिए बेनिफिट है, हम लोग को किस प्रकार फायदा पहुंचाता है, इसके बारे में क्या आर्थिक महत्व है किसी पेड़ का, ये हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक बोटनी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथनोबोटनी। एथनोबोटनी में हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग से पहले हम लोग के पूर्वज आदिवासी थे वो किस प्रकार के पेड़ का उपयोग करते थे, किस पेड़ का क्या काम करते थे, कैसे उसका उपयोग करते थे, मतलब पौधों का उपयोग आदिवासियों के द्वारा कैसे किया जाता था, इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? एथनोबोटनी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट्री। देखिए वनों का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? फॉरेस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है एक्जोबायोलॉजी। देखिए एक्जो मतलब ही होता है क्या? आउट। एक्जो मतलब आउट, मतलब बाहर का। जो मतलब बाहर का, तो बाहर का स्टडी हम लोग, बाहर किस प्रकार अन्य ग्रह जो है उसमें क्या संभावित जीवों के उपस्थिति का अध्ययन, मतलब दूसरे ग्रह में क्या कोई जीव का उपस्थिति है या नहीं है, को जैसे हम लोग कहते हैं ना मंगल ग्रह पे जीव हो सकता है, जीवन वहाँ संभव है, इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? एक्जो बायोलॉजी के अंतर्गत। एक्जो मतलब बाहर, मतलब बाहर में जीव संभव है कि नहीं, बाहर अर्थात यहाँ कहने का मतलब है अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू अल्टर दी जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है दोस्तों। अब देखिए जेनेटिक, अब देखिए तो इंग्लिश हो गया, हो सकता है आप लोगों को समझ में आया हो या हो सकता है नहीं आया हो, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए जीन क्या है? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब जीन क्या है? हम लोग के एक जनरेशन का गुण दूसरे जनरेशन में कौन लेकर जाता है? एक जनरेशन का गुण दूसरे जनरेशन में कौन लेके जाता है? जीन जो है वो लेके जाता है। अर्थात जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग, मतलब ऑफ स्प्रिंग मतलब दूसरे जनरेशन, इसीलिए इसको यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहा जाता है। हेरिडिटी मतलब कैरेक्टर का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक, तो इसमें हम लोग करते क्या है, मतलब अर्थात हमको ये समझ में आया कि एक जनरेशन का गुण दूसरे जनरेशन में कौन लेके जाता है? तो जीन लेके जाता है। अगर उस जीन में हम कोई अल्टरेशन कर दे, अल्टरेशन मतलब कोई चेंज ला दे, इसका स्टडी मतलब क्या अल्टरेशन लाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत हम लोग जीन के अल्टरेशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकेनोलॉजी। देखिए लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? लाइकेनोलॉजी। तो इतना बस समझ जाने से कंसेप्ट नहीं बनेगा। देखिए कंसेप्ट क्या है? देखिए लाइकेन जो है वह एल्गी का, ध्यान से सुनिएगा, लाइकेन जो है वह एल्गी का और फंगी का म्यूचुअल रिलेशनशिप है। देखिए म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब क्या है? देखिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंतर्गत ये आता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जैसे देखिए रिलेशनशिप क्या है, आजकल एक लड़का एक लड़की रिलेशनशिप में आप लोग जानते होइएगा, नहीं कहा जाता है। तो रिलेशनशिप मतलब क्या है? दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहना। तो लाइकेन में दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं। कौन दो ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं? अभी आपको बताया है, बोलिए।
तो अपना भी दिमाग लगाइए, एल्गी और फंगी साथ में रहते हैं, ठीक। तो इसमें एल्गी क्या देता है, तो एल्गी देखिए, एल्गी जो है वो प्लांट के थैलोफाइटा में बिलोंग करता है। तो जब प्लांट में बिलोंग करता है तो वो अपना खाना खुद बना लेता होगा, लेकिन फंगी अपना खाना खुद नहीं बनाता। तो इसलिए एल्गी जो है वह फंगी को खाना देता है, और फंगी क्या देता है, तो फंगी वाटर एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है और शेल्टर देता है, ठीक। तो एल्गी प्लस फंगी लिखे हैं, एल्गी प्लस फंगी के रिलेशनशिप को ही क्या कहा जाता है, लाइकेन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एल्गी और फंगी के आपस में रहने को ही क्या कहा जाता है, आपस में रिलेशनशिप को ही लाइकेन कहा जाता है। और इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत, लाइकेनोलॉजी के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि ये कैसा रिलेशनशिप शो करता है, तो यह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी, ठीक। अभी देखिए इसमें हम बता दिए हैं, देखिए एल्गी फूड देता है, वही लिखे हैं, एल्गी जो है वो फूड देता है, फंगी क्या देता है, फंगी शेल्टर देता है और वाटर एब्जॉर्प्शन, W मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, और एल्गी फूड देता है, समझ गए होइएगा। और दोनों साथ में रह के अपना जीवन यापन करते हैं, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन है, माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपसे कोई पूछे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, मतलब वैसा जीव जंतु जिसको हम लोग खुले आँखों से न देख सके, जिसको देखने के लिए हम लोग को माइक्रोस्कोप का ज़रूरत पड़े, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखिए उस वैसे ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीवों का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोलॉजी। देखिए माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करते हैं, कवकों का। कवकों का कितना इंग्लिश मीडियम के बच्चों को नहीं समझ में आएगा, कवक मतलब क्या होता है, फंगी, मतलब फंगी का स्टडी हम लोग किसका स्टडी, फंगी का स्टडी हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। एकदम सिंपल बात है, स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी, ठीक। फंगी से कितना सारा स्किन डिजीज होता है, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मोलॉजी। देखिए पहले माइकोप्लाज्मा समझ लेते हैं। देखिए माइकोप्लाज्मा अभी आपको हम बताए थे थोड़ा देर शुरुआत में, माइकोप्लाज्मा जो है वो मोनेरा किंगडम में बिलोंग करता है, मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटियन एनिमिलिया। तो बताया है माइकोप्लाज्मा जो है उसको सेल वाल नहीं होता, CW मतलब सेल वाल नहीं होता, उसको अपने ज़िंदगी जीने के लिए O2 ऑक्सीजन का ज़रूरत नहीं है, उसको PPLO भी कहा जाता है। PPLO का फुल फॉर्म अभी बताया है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो और वो स्मॉलेस्ट सेल है, SC मतलब स्मॉलेस्ट सेल है इस धरती का। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सब पॉइंट याद रखिए, तुरंत बता दीजिएगा कि माइकोप्लाज्मा क्या है। तो स्टडी ऑफ माइकोप्लाज्मा इज नोन एज माइकोप्लाज्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमेटोलॉजी। देखिए निमेटोलॉजी क्या है, निमेटोड्स का पादप पे क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, निमेटोलॉजी के अंतर्गत हम लोग इसका स्टडी करते हैं। देखिए अब निमेटोड जो है वो कितना प्रकार का, स्किन डिजीज नहीं कॉज करता है। निमेटोड जो है वो प्लांट के अंदर चला जाएगा और उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करने लगेगा। इसका एग्जांपल आपका हो गया एस्केलेरिसिस, फिर हुकवर्म। फाइलेरिया जो बीमारी है वो किससे होता है, वाउचेरिया ब्रांच क्रोफ्टी से, वाउचेरिया ब्रांच क्रोफ्टी से होता है, ठीक। तो ये हुक वर्म हो गया, एस्केलेरिसिस हो गया, फाइलेरिया हो गया, राउंड वर्म हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल हो गया किसका, निमेटोड्स का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोबोटनी। देखिए पैलियोबोटनी में हम लोग पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, मतलब किस प्रकार प्लांट जो है, प्लांट फॉसिल्स जो है उनका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, पैलियोबोटनी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं किसका, पादप जीवाश्म का, मतलब प्लांट फॉसिल्स का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं कि कोई पेड़ का कोई अवशेष प्राप्त हुआ, ये पेड़ कितना साल पुराना है, क्या इसके बारे में, ये हम लोग पैलियोबोटनी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलियोनोलॉजी। देखिए पैलियोनोलॉजी या पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पराग कण का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं,
परागकण का अध्ययन करते हैं। देखिए जो ये पोलन ग्रेन है, इसको इंग्लिश में पोलन ग्रेन कहा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल सेल है। MRSC मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल सेल है कौन? पोलन ग्रेन। अब देखिए पोलन ग्रेन, अब इसके बारे में स्टडी करना, पोलन ग्रेन के बारे में स्टडी करना हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? पैलियोनोलॉजी के अंतर्गत कहते हैं। जो पोलन ग्रेन हो मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल है, एक सेल का होता है, ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैथोलॉजी। देखिए पैथोलॉजी जो है, पैथो मतलब क्या होता है? देखिए पैथोलॉजी में हम लोग पादप रोग, प्लांट को जो बीमारी हो जाता है उसके उपचार का अध्ययन करते हैं कि कैसे कोई प्लांट को जो बीमारी हुआ है इसको कैसे ठीक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासाइटोलॉजी। देखिए पैरासाइट क्या होता है? सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है तो इसको क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहा जाता है। जैसे मलेरिया बीमारी में प्लाज्मोडियम से होता है तो प्लाज्मोडियम ह्यूमन से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, तो यहाँ पैरासाइट क्या कौन हो गया? प्लाज्मोडियम हो गया। देखिए पैरासाइट एक्जो पैरासाइट भी होता है, इंडो पैरासाइट भी होता है। मच्छर क्या नाम है, जैसे ढील वगैरह अगर किसी के माथा में रहता है तो वो बाहर से न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, एक्जो प्लाज्मोडियम अंदर रह रहा है तो इंडो पैरासाइटोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजी। देखिए औषधीय पादपों का अध्ययन करना। औषधीय पादप क्या हुआ? जैसे नीम का एकदम सिंपल एग्जांपल हो गया। अब नीम का जो पेड़ है वो किस प्रकार हम लोग के लिए फायदेमंद है? नीम का जो पेड़ है वो किस प्रकार हम लोग के लिए फायदेमंद है, इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? फार्माकोलॉजी। मतलब या फिर तुलसी का पेड़, जैसे अभी कोरोना में जो हम लोग काढ़ा वगैरह जो पिए थे, ये हम लोग को पता चला है कि ये जो पेड़ है इसमें कुछ औषधीय गुण है तब ना पट पिए, तो इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? फार्माकोलॉजी के अंतर्गत, औषधीय पादपों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी। देखिए फिजियोलॉजी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, फिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि प्लांट में जो जैविक क्रिया है, जैसे फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो ये सब चीज़ का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं? फिजियोलॉजी के अंतर्गत। मतलब प्लांट में जो जैविक क्रिया है, जैसे फोटोसिंथेसिस बताए, रेस्पिरेशन बताए, एक्सक्रिएशन बताए, ये कैसे होता है, ये हम लोग फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरिडोलॉजी। देखिए अभी बताए थे आपको प्लांट किंगडम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो टेरिडोफाइटा का स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं बताइए? टेरिडोफाइटा का स्टडी हम लोग टेरिडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग किसका स्टडी करते हैं बताइए? टेरिडोलॉजी के अंतर्गत हम लोग टेरिडोफाइटा का स्टडी करते हैं। एकदम सिंपल तो बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइटोजियोग्राफी। मतलब पौधों का वितरण, उसके कारणों का अध्ययन। मतलब कौन पौधा कहाँ पे है और वहाँ पे है तो क्यों है। जैसे लीची का खेती मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है, तो क्यों होता है भाई? क्योंकि लीची का जो क्लाइमेट चाहिए, जो माहौल चाहिए, जो एडेप्टेशन चाहिए, वो कहाँ पे है? लीची का मुजफ्फरपुर में। सेब का खेती शिमला में, जम्मू कश्मीर में ज़्यादा होता है क्योंकि उसके लिए वहाँ पे इन्वायरमेंट है। मतलब कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया किस प्लांट के लिए सूटेबल है, इसका स्टडी हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? फाइटोजियोग्राफी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्पर्मोलॉजी। देखिए स्पर्मोलॉजी, मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, और जाइगोट ही आगे डेवलप होकर सीड बनता है। ठीक, अब सीड के बारे में स्टडी करना हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत है। स्पर्मोलॉजी अभी बताया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हुआ तो क्या बना? जैसे मेल गैमेट पोलन ग्रेन, फीमेल गैमेट एक दोनों फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के स्टडी को, जाइगोट आगे डेवलप होकर सीड बना, उसके स्टडी को हम लोग स्पर्मोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियोथेरेपी। देखिए सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी कहा जाता है। सूर्य भवन के प्रभाव से कैसे कोई चिकित्सा हो सकता है, इसका स्टडी हम लोग हीलियोथेरेपी के अंतर्गत करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन हाइड्रोपोनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोपोनिक। देखिए हाइड्रोपोनिक के अंतर्गत हम लोग जल संवर्धन का अध्ययन करते हैं। देखिए जनरली हम लोग जानते हैं कि कोई पेड़ जो है वो किसके अंतर्गत लगाया जाता है? मिट्टी में लगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या किया जाएगा? एक पेड़ है उसको एक पॉट में रखा जाएगा। आप पॉट के अंदर क्या भर देंगे? न्यूट्रिशन भर देंगे, अर्थात वाटर भर देंगे, उसमें एक ट्यूब रख देंगे, एक ट्यूब से उसमें न्यूट्रिशन डालते रहेंगे उस पॉट में।
मतलब उसके जड़ पानी में भीगा रहेगा। उस पानी के अंतर्गत एक ट्यूब से हम लोग न्यूट्रिशन डालते रहेंगे, एक ट्यूब से ऑक्सीजन डालते रहेंगे। O2 मतलब एक ट्यूब से ऑक्सीजन जाते रहेगा, खुद ब खुद जाते रहेगा। अंदर में पानी भरा हुआ है, दूसरे ट्यूब से न्यूट्रिशन डालते रहेंगे, जैसे हो गया बोरोन हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। कुछ हम लोग जानते हैं कि प्लांट को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए अपने विकास के लिए, तो ये सब इन ट्यूब से डालते रहते हैं। तो इस प्रकार का पेड़ को उगाने का प्रणाली के बारे में अध्ययन जो है वो हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग से अब बस इतना ही निवेदन है कि जो भी इसको समझने में अगर कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो लगा होगा कि आपके जानकारी को, आपके ज्ञान को 1% भी बढ़ाया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ये आपसे आग्रह है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।